दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा द्वीप है, नाम है ताइवान। लेकिन इस छोटे से द्वीप की वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ अमेरिका। और सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर चीन ताइवान को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है? क्या यह सिर्फ जमीन का मामला है, या वजह है ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल है? इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि करीब 130 साल पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है 1895 से 19वीं सदी के आखिर में। चीन कमजोर हो रहा था और इसी दौरान जापान एक बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका था। 1895 में फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर के बाद चीन ने ताइवान पर अपना नियंत्रण जापान को सौंप दिया। इसके बाद करीब 50 साल तक ताइवान जापान के नियंत्रण में रहा। फिर आया 1945। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई और ताइवान फिर से चाइना के कंट्रोल में आ गया। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि चीन के अंदर उस समय एक और युद्ध चल रहा था, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच। एक तरफ माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी तरफ चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। 4 साल तक चले इस सिविल वॉर के बाद 1949 में माओ की कम्युनिस्ट फोर्सेस ने मेनलैंड चाइना पर कब्जा कर लिया और 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा हुई। लेकिन चियांग काई शेक और उनकी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट अपनी सेना और करीब 12 लाख लोगों के साथ ताइवान चली गई और यहीं से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जो आज तक खत्म नहीं हुई। मेनलैंड पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और ताइवान में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। दोनों ने लंबे समय तक खुद को पूरे चाइना की लीजिटिमेट गवर्नमेंट माना, यानी कि एक चाइना था लेकिन 2 गवर्नमेंट्स थी। लेकिन फिर चाइना ताइवान को वापस क्यों चाहता है? इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण जवाब है इतिहास और राष्ट्रीय पहचान। बीजिंग के अनुसार ताइवान चाइना का हिस्सा है। चीन की 2005 की एंटी सेसेशन लॉ साफ कहती है कि मेनलैंड और ताइवान एक ही चाइना का हिस्सा है और इसी कानून में यह भी कहा गया है कि अगर ताइवान की फॉर्मल इंडिपेंडेंस की दिशा में गंभीर कदम उठाया गया या पीसफुल रीयूनिफिकेशन की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई तो चाइना नॉन पीसफुल मीन्स का इस्तेमाल कर सकता है। यानी बीजिंग के लिए ताइवान सिर्फ एक फॉरेन टेरिटरी का सवाल नहीं है, ये उसके हिसाब से अधूरी नेशनल रीयूनिफिकेशन का सवाल है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, चाइना का ऑफिशियल पोजीशन एक बात है और ताइवान की पॉलिटिकल रियलिटी दूसरी। ताइवान आज खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट, मिलिट्री, करेंसी और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम चलाता है और ताइवान के भविष्य को लेकर वहां की अपनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। यही वजह है कि ताइवान इश्यू इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री से पूरी कहानी समझ में नहीं आती, क्योंकि ताइवान की लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण है। मैप में ताइवान को देखिए, यह चाइना के साउथ ईस्ट कोस्ट के ठीक सामने है। इसके उत्तर में जापान है, दक्षिण में फिलीपींस और इसके पश्चिम में साउथ चाइना सी। अगर आप ईस्ट एशिया का नक्शा देखें तो ताइवान एक तरह से चाइना के कोस्टलाइन और वेस्टर्न पैसिफिक के बीच स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर बैठा हुआ है और यही चीज इसे मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। अगर चाइना ताइवान पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है तो चाइनीज मिलिट्री की पकड़ वेस्टर्न पैसिफिक तक काफी मजबूत हो सकती है और जापान, फिलीपींस तथा अमेरिकी मिलिट्री प्रेजेंस के लिए भी स्ट्रैटेजिक इक्वेशन बदल सकती है। इसीलिए ताइवान सिर्फ ताइवान का मामला नहीं है, ये पूरे इंडो पैसिफिक की पावर बैलेंस का मामला है। और अब आते हैं सबसे आधुनिक कारण पर, सेमीकंडक्टर्स। आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर हो, लैपटॉप हो, कार हो या एआई सर्वर हो, इन सब के पीछे सेमीकंडक्टर चिप्स हैं और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान की भूमिका असाधारण है। विशेष रूप से एडवांस्ड चिप्स के प्रोडक्शन में ताइवानियन कंपनीज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से है। सबसे प्रसिद्ध नाम है TSMC। इसी वजह से ताइवान को कभी कभी सिलिकॉन शील्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दुनिया की इकोनॉमी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर यहाँ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सिर्फ एशिया ही नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को झटका लग सकता है।
लेकिन एक गलती यहां अक्सर होती है। लोग कहते हैं कि चाइना सिर्फ चिप्स के लिए ताइवान चाहता है। दरअसल ये पूरी कहानी नहीं है। ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री महत्वपूर्ण है, लेकिन चाइना के लिए ताइवान का महत्व इससे भी कहीं बड़ा है। अब कहानी में आता है अमेरिका, और यहीं से मामला और खतरनाक हो जाता है। 1979 में अमेरिका ने डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन बीजिंग की गवर्नमेंट को दे दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और ताइवान के बीच अनऑफिशियल रिलेशनशिप बना रहा, और उसी साल ताइवान रिलेशंस एक्ट आया। इसके तहत अमेरिका ताइवान की सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन अमेरिका ने एक बेहद दिलचस्प पॉलिसी अपनाई। इसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। सिंपल भाषा में समझिए, अमेरिका ने साफ साफ ये प्रॉमिस नहीं किया कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका निश्चित रूप से युद्ध करेगा, लेकिन अमेरिका ने यह भी नहीं कहा कि हम ताइवान को अकेला छोड़ देंगे। यानी चाइना को भी पूरी सर्टेनिटी नहीं और ताइवान को भी पूरी सर्टेनिटी नहीं, और यही एम्बिग्विटी कई दशकों से डिटरेंस का हिस्सा रही है। लेकिन 2026 में टेंशन फिर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चाइना ने ताइवान के आसपास अपनी मिलिट्री एक्टिविटी काफी बढ़ाई है। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री के आंकड़ों में लगातार चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवल वेसेल्स की गतिविधियां दर्ज होती रही हैं। उदाहरण के लिए अगस्त 2026 में ताइवान ने बड़े स्केल हानकुआंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए। इन एक्सरसाइजेस में सिर्फ सोल्जर्स की ट्रेनिंग नहीं हुई, बल्कि ताइवान ने संभावित ब्लॉकेड, इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स, कम्युनिकेशंस डिसरप्शन और इन्वेजन जैसी परिस्थितियों के लिए भी तैयारी की। और 20 अगस्त 2026 को ताइवान ने 2027 के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रपोज्ड डिफेंस बजट घोषित किया। लगभग 1.12 ट्रिलियन ताइवान डॉलर यानी करीब 31 बिलियन डॉलर या लगभग 3.37 लाख करोड़ रुपए या ताइवान की जीडीपी के 3% से भी ज्यादा है। मैसेज साफ है, ताइवान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है और बीजिंग इसे पसंद नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या चाइना सच में ताइवान पर हमला करेगा? इसका जवाब कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, और यही इस पूरी कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा है। चाइना के पास मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन ताइवान पर हमला करना आसान नहीं होगा। ताइवान एक आइलैंड है। इसका मतलब है कि किसी बड़े इन्वेजन के लिए चाइनीज फोर्सेस को ताइवान स्ट्रेट पार करना होगा, फिर बीचेस पर उतरना होगा, फिर ताइवान की मिलिट्री रेजिस्टेंस को तोड़ना होगा। और अगर अमेरिका या जापान जैसे देश किसी भी रूप में कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होते हैं तो सिचुएशन पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए ताइवान पर हमला सिर्फ चाइना वर्सेस ताइवान की लड़ाई नहीं रह सकता। ये शायद एक रीजनल और शायद ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकता है, और शायद इसी वजह से चाइना एक दूसरा रास्ता भी इस्तेमाल करता है। इसे कहा जाता है ग्रे जोन प्रेशर, यानी फुल स्केल वॉर के बिना लगातार प्रेशर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स, कोस्ट गार्ड, साइबर ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, इकोनॉमिक प्रेशर और ताइवान के आसपास लगातार मिलिट्री एक्टिविटी। इसका उद्देश्य जरूरी नहीं कि तुरंत इन्वेजन हो। कभी कभी उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि सामने वाले पर लगातार साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक प्रेशर बना रहे, और यही पैटर्न ताइवान के आसपास आज दिखाई देता है। लेकिन आखिर चाइना के लिए ताइवान इतना इमोशनल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये सिर्फ चिप्स नहीं है, और सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी नहीं है। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है। बीजिंग के लिए चाइना की नेशनल रिजुविनेशन की कहानी में रियूनिफिकेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ताइवान का परमानेंटली अलग रहना उस नैरेटिव के लिए एक अधूरापन माना जाता है। दूसरी तरफ ताइवान में भी एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी विकसित हुई है। आज ताइवान एक डेमोक्रेसी है, और वहां के लोगों के बीच अपनी पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर अलग अलग व्यूज मौजूद हैं। यही फंडामेंटल डिफरेंस इस समस्या को इतना कठिन बनाता है। और अब वापस से उस छोटे से आइलैंड पर आइए। एक तरफ चाइना है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स में से एक। दूसरी तरफ ताइवान है, एक छोटा लेकिन टेक्नोलॉजिकली बेहद महत्वपूर्ण आइलैंड, और उसके पीछे
अमेरिका की मिलिट्री और इकोनॉमिक शक्ति खड़ी है। इसलिए ताइवान का सवाल वास्तव में सिर्फ ये नहीं है कि ताइवान किसका है। असल सवाल है 21वीं सदी में एशिया की पावर किसके हाथ में होगी। अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल करता है तो वेस्टर्न पैसिफिक का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल सकता है, और अगर ताइवान अपनी करंट पोजीशन बनाए रखता है तो चाइना की एक्सपेंशन के सामने एक महत्वपूर्ण बैरियर बना रहता है। और अगर कभी यहाँ युद्ध शुरू हुआ तो उसका असर ताइवान स्ट्रेट तक सीमित रहने की संभावना बहुत कम होगी। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स प्रभावित होंगी, ग्लोबल शिपिंग प्रभावित होगी, मार्केट्स प्रभावित होंगे, और दुनिया की तो सबसे बड़ी पावर्स सीधे टकराव के करीब आ सकती है। यही वजह है कि एक छोटा सा आइलैंड पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा सवाल बन चुका है। और शायद ताइवान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि उसकी कहानी सिर्फ उसके लोगों के बारे में नहीं रह गई है। अब यह चाइना, अमेरिका और पूरे इंडो पैसिफिक के भविष्य की कहानी बन चुकी है। और यही है ताइवान का द बिगर पिक्चर।